उस पेड़ पर कुछ पंछी उछल कूद कर रहे थे। कभी वो इस डाली पर बैठते तो कभी उस पर। उनकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत खुश हैं। नेहा सोचने लगी, क्या उसने कभी ऋत्विक को ऐसा स्वच्छंद उन्मुक्त बचपन दिया है? बचपन की ऐसी तमाम नादानियां करने दी हैं जो हर बच्चे का पहला अधिकार होता है। सोचते हुए नेहा की आंखें भर आई। ऋत्विक, उठो बेटा, स्कूल जाना है। 7 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। नेहा अपने बेटे ऋत्विक से कह रही थी। मम्मी, सोने दो ना, वैसे भी मैं आज स्कूल जाकर क्या करूँगा। मेरे स्कूल में वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही है और मैं किसी में भी हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। आप तो जानती हैं, उस वक्त मैं बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन पाने की तैयारी में जुटा था और आप ही तो मुझसे कहती हैं कि ऋत्विक सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ये खेल गाना बजाना कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हें तो देहरादून के बड़े स्कूल में पढ़ना है। तो देखिए, आपके कहने पर ही मैं तो अपनी तैयारी कर रहा था। वार्षिकोत्सव की तैयारी में सारा समय बर्बाद हो जाएगा। और अब आप ही बताइए, यदि स्कूल में आज पढ़ाई नहीं होगी, केवल तैयारी होगी, तो मैं अपना समय बर्बाद करके क्या करूँगा? ऋत्विक बेटा, अभी तो देहरादून के स्कूल के एडमिशन की परीक्षा समाप्त हो गई। तुम घर बैठकर क्या करोगे? सारा दिन समय बर्बाद करने से अच्छा है कि स्कूल में ही तैयारियों को देखो और मजे करो। यहाँ अकेले रहकर भी तुम्हें कोई मजे नहीं आएंगे। मम्मी, मैं हमेशा वही करूँ ना जो आप मुझसे चाहती हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं वार्षिक उत्सव में भाग लूँगा। आप नहीं कहेंगी तो नहीं लूँगा। आप स्कूल जाने को कहेंगी तो जाऊँगा, नहीं कहेंगी तो नहीं जाऊँगा। क्या मेरी कोई मर्जी नहीं है? क्या मैं सिर्फ आपके हाथों की कठपुतली मात्र बन गया हूँ? मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा भी तो कोई मन है। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आपको पता है, मेरे स्कूल के सारे दोस्त मुझे कितना चिढ़ाते हैं। मुझे टीचर को भी जवाब देना पड़ता है कि मैं वार्षिक उत्सव में क्यों भाग नहीं ले रहा हूँ। मैं सबसे क्या कहूँ कि मेरी माँ को ये सब उस समय की बर्बादी लग रहा था। जब शाम को मेरे दोस्त खेलते हैं तब भी आप मुझे पढ़ाती ही रहती हैं। दूसरे बच्चों की तरह मेरा भी खेलने का मन करता है, लेकिन मेरे मन को समझने वाला यहाँ है कौन? मैं तो बस घड़ी की सुई की तरह ही आपके इशारों पर भागता रहता हूँ। आखिर सबको पीछे छोड़ते हुए मुझे सबसे आगे जो जाना है ना माँ? यही तो चाहती हैं आप। ऋत्विक अपना गुस्सा जाहिर करते हुए वहां से उठकर चला गया। नेहा ने ऋत्विक का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसने नहीं सोचा था कि उसका बेटा उससे कुछ इस तरह से बातें करेगा। हालांकि नेहा के पति आनंद उसे हमेशा कहते थे कि बच्चों को अपने हिसाब से जीने दो, क्यों तुम पूरा दिन उनके पीछे पड़ी रहती हो। लेकिन वो आनंद को चुप करा देती थी। नेहा चाहती थी कि उसका बेटा देहरादून के बड़े स्कूल में एडमिशन पाए और वहां पर शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन इस जदोजहद में उसने अपने बेटे को खोने की तैयारी कर ली थी। बोर्डिंग स्कूल के रिजल्ट भी कुछ ही दिनों में निकलने वाला था। नेहा तो समझती थी कि वो कितनी जिम्मेदार माँ है, हर वक्त अपने बेटे का भविष्य बनाने में लगी रहती है। लेकिन जिस बेटे के बारे में वो इतना सोचती है, इतना विचार करती है, ये जानकर वो अचंभित रह गई कि खुद को एक जिम्मेदार और समझदार माँ समझने का उसका भ्रम अब टूट चुका था। मन एक अजीब सी उधेड़-बुन में लग गया था, जैसे अतीत में झांककर जानना चाहती हो कि आखिर उससे चूक कहाँ हो गई थी। ऐसी क्या गलती हो गई थी उससे? नेहा को जब किसी उलझन का कोई हल नहीं सूझता तो वो अकेले बाहर बालकनी में बैठ जाती। बुझे मन से वो आसमान की तरफ देखने लगी। कभी उसकी नज़र सामने पेड़ पर
पड़ी। उस पेड़ पर कुछ पंछी उछल कूद कर रहे थे। कभी वो इस डाली पर बैठते तो कभी उस पर। उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत खुश हैं। नेहा सोचने लगी, क्या उसने कभी ऋत्विक को ऐसा स्वच्छंद उन्मुक्त बचपन दिया है? बचपन की ऐसी तमाम नादानियां करने दी हैं जो हर बच्चे का पहला अधिकार होता है। सोचते हुए नेहा की आंखें आंसुओं से भर आई। उसे याद आया कि कैसे ऋत्विक बाकी सभी बच्चों की तरह बारिश में बाहर भीगने की जिद करता, पर नेहा हमेशा यह दलील देकर उसे चुप करा देती कि भीगने से सर्दी लग जाएगी। लेकिन ना भीगने से क्या ऋत्विक को कभी सर्दी नहीं लगी थी? ऐसा भी नहीं था। फिर उसकी नज़र घर के नीचे पानी में बहती कागज की नाव पर पड़ी, जो हिलती डुलती मजे से पानी में बहे जा रही थी। और उसे देख बच्चे बड़े खुशी से चिल्ला रहे थे। वैसे भी बेमौसम बरसात में बच्चे और भी झूम उठते हैं, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद आ जाता है। एक बार फिर नेहा को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। ऋत्विक भी जब इतना बड़ा था तो एक दिन स्कूल से आया और कागज की नाव बनाने लगा, मगर उससे वो बन नहीं पा रही थी। जब नेहा ने यह देखा तो उसने कहा, बेटा, इस कागज की नाव के लिए तुम इतने परेशान हो रही हो, इससे क्या होगा? इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, तुम्हें तो बड़े बड़े जहाज बनाने हैं। इस कागज के जहाज से क्या करना? चलो खाना खा लो, छोड़ो इस नाव को। नहीं मम्मी, मैं कागज की नाव ही बनाना चाहता हूँ। मैं बड़ा जहाज नहीं बनाऊंगा। मैं इसे बनाकर मिट्ठू और बंटी के साथ शाम को पानी में बहाऊंगा। फिर हम खेल खेलेंगे और हम लोग देखेंगे कि किसकी नाव सबसे आगे जाती है। ऋत्विक इस तरह की बातें अपनी माँ के साथ करता है। अरे, नाव की रेस जीतकर क्या करोगी? चलो चुपचाप खाना खाओ और पढ़ने के लिए बैठो। कहते हुए नेहा ने उसकी टेढ़ी मेढ़ी नाव को फाड़कर फेंक दिया। नेहा की इस हरकत पर ऋत्विक को बड़ा गुस्सा आया और वो फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। वो उसे डाइनिंग टेबल पर ले गई और चुपचाप खाना खाने को कहा। ऋत्विक रोता रहा और नेहा उसके मुंह में खाना ठूसती रही। नेहा को याद आया कि उसने कभी ऋत्विक को कहीं बाहर अकेले नहीं जाने दिया। जब उसके सभी दोस्त बर्थडे पार्टी में जाते हैं और वो भी जाने की जिद करता तो नेहा साफ मना कर देती है। उसे लगता है कि कोई बच्चा उसे गिरा न दे, उसे कहीं चोट न लग जाए। यही वजह थी कि वो उसे छुट्टी के दिन भी दोस्तों के घर नहीं जाने देती थी। कई बार हमारी हद से ज़्यादा चिंता करना भी हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो जाता है। वो हमेशा उसके दोस्तों से कहती कि वो सभी उसके घर आ जाएं, लेकिन ऋत्विक उनके घर नहीं जाएगा। शुरू में तो दोस्त उसके घर आते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने आना बंद कर दिया और ऋत्विक अकेला पड़ता चला गया। जब भी उसने इस बारे में नेहा से शिकायत की तो उसका जवाब होता कि आखिर ऋत्विक को दोस्तों की ज़रूरत ही क्या है, उसकी माँ ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। ऋत्विक तब घुट के रह जाता। नेहा को शायद तब उसकी घुटन का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन आज अपने जवान होते बेटे की बातों से उसे ये आभास हो रहा था कि सच में उसने अपने बेटे को इतना जकड़ कर रखा है कि उसका बचपन ही दबकर रह गया है। वो बचपन जब व्यक्ति आसमान का स्वच्छंद पक्षी होता है, वो बचपन जहाँ इंसान बेफिक्री से सिर्फ वर्तमान में जीता है, ना किसी की परवाह ना किसी का डर। वो बचपन जिसकी खट्टी मीठी यादें उम्र भर जहन में ताज़ा रहती हैं और जीने का सबल बनती हैं। वो बचपन जो कभी लौट कर नहीं आता और जिसे दोबारा जीने की ख्वाहिश हर दिल में रहती है।
मन में ऐसे ही न जाने कितने विचार एक साथ उथल पुथल मचा रहे थे। नेहा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी कुछ सोचते हुए नेहा उठी और मन ही मन बुदबुदाने लगी, जो समय बीत गया उसे तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन अपने बेटे से माफ़ी तो मांग ही सकती हूँ और आगे के बारे में सुध भी ले सकती हूँ। वो अंदर आई तो देखा ऋत्विक स्कूल जा चुका था। दूध का गिलास वैसे ही रखा था। आज जाने से पहले ऋत्विक ने उसे बाय भी नहीं किया। फिर कुछ सोचते हुए नेहा जल्दी जल्दी तैयार हुई और नीचे जाकर उसने गाड़ी निकाली। रास्ते में एक गुलदस्ते वाले के पास उसने गाड़ी रोकी और उससे बढ़िया सा गुलदस्ता बनाने को कहा। वह गुलदस्ता लेकर ऋत्विक के स्कूल के पास खड़ी हो गई। संजोग से तभी ऋत्विक की बस आई। ऋत्विक बस से उतरा तो अपनी गाड़ी सामने देखकर वहां रुक गया। माँ को सामने खड़ा देख उसने बेमन से पूछा, मम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हें कुछ देने और तुमसे कुछ कहने आई हूँ बेटा। पर यहाँ ऐसी क्या बात है? ये तुम्हारे लिए है बेटा, मुझे माफ कर दो। ऋत्विक ने गुलदस्ता लिया और उसमें वह नोट पढ़ा जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना ऋत्विक बेटा, मैंने तुम्हें जन्म तो दिया लेकिन अच्छा जीवन नहीं दिया। मैंने तुम्हें खुले आसमान में उड़ने का हौसला तो दिया लेकिन अपनी मर्जी से उड़ने की इजाज़त नहीं दी। तुम्हें उड़ने के लिए पंख तो दिए लेकिन उड़ने के लिए पहले ही उन्हें काट दिया। मैंने तुम्हें कभी आज़ाद चिड़िया की तरह स्वच्छंद उड़ने ही नहीं दिया, महसूस ही नहीं होने दिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकती हो। तुम्हारी स्वार्थी माँ। माँ के मन के भाव पढ़कर ऋत्विक रो पड़ा और नेहा से लिपटकर बोला, नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, बल्कि आज तो मैं आपका गुनहगार हूँ। आज मैंने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की, कितना कुछ कह गया मैं, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ऋत्विक की बात को बीच में ही काटते हुए नेहा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, यदि तुम आज नहीं कहते तो बहुत देर हो जाती और शायद मैं अपने बेटे को खो देती। आज तुमने अपने दिल की बात बताकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास कराया है, मुझे मेरे मातृत्व का बोध कराया है। सही मायने में आज मैं तुम्हारी माँ बन गई हूँ, तुम्हारी भावनाओं को समझ पाई हूँ। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मेरी ख्वाहिशों का बोझ उठाते उठाते तुमने न जाने कितनी ख्वाहिशों को मन में ही दबा लिया है। माँ के अविरल बहते आंसुओं को पोंछते हुए ऋत्विक ने उनके होठों पर उंगली रखते हुए उन्हें चुप हो जाने का इशारा किया। चुप हो जाओ मम्मी, मेरे दोस्त देख रहे हैं, उन्हें कैसा लगेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें स्कूल जाना है। माँ के इस भद्रे रूप की खुशी ऋत्विक के मन में और चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो फूला नहीं समा रहा था। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू मम्मी। स्कूल से लौटकर आपसे ढेर सारी बातें करूँगा, अभी चलता हूँ। उछलता हुआ ऋत्विक अपना गुलदस्ता अपने दोस्तों को दिखा रहा था। नेहा का नोट उसने जेब में डाल लिया। नेहा अपने बेटे की समझदारी पर फूले नहीं समा रही थी। ये थी ऋत्विक की छोटी सी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।